हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने सीएफटी की है ना, और आज हम सीएफटी का एक लास्ट पार्ट करेंगे। सिर्फ 3 या 4 मिनट का टॉपिक है और उसके बाद हम करेंगे फैक्टर्स जिस पे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, कैसे पता लगता है, ठीक है। तो सीएफटी का थोड़ा सा एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है। ऑक्टेहेड्रल के लिए हमने किया था, और ऑक्टेहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टेहेड्रल में क्या होता है, 5 ऑर्बिटल्स, ये एवरेज एनर्जी है। ये स्प्लिट होती है, 2 ऑर्बिटल ऊपर जाते हैं और 3 नीचे आते हैं। dxy, dyz एंड dzx, राइट। और ऊपर dx माइनस y स्क्वायर एंड dz, इनको क्या बोलते हैं, eg ऑर्बिटल्स, इनको t2g। ये वैसे स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग है वो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार करा रहा हूं, ठीक है। उसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, एनर्जी का रिलेशन है, वो क्वेश्चन आता है। इसका जो एनर्जी होती है इसको क्या बोलते हैं, डेल नॉट। यहाँ पे नॉट का मतलब क्या है, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हमने आज करना है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आप लोग लिख ही लो, राइट डाउन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मैं यही पे कर देता हूँ। आपको मैंने एक चीज बतानी है तो यही पे करना पड़ता है मेरे को। जैसे कि ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है, टेट्राहेड्रल फील्ड में 3 ऑर्बिटल ये ऊपर जाते हैं और 2 ऑर्बिटल नीचे जाते हैं। सेम वही वाले dx² माइनस y स्क्वायर dz², dxy, dzx, yz एंड dz। इसमें जो स्प्लिटिंग होती है, इसमें जो एनर्जी का गैप बनता है उसको बोलते हैं डेल नॉट, नहीं बोलते डेल टी बोलते हैं। टी स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बच्चे ऐसा इसलिए हुआ, जो ऑर्बिटल लिगेंड के ज्यादा पास पहुंच पाएगा, ठीक है, जिसकी शेप वैसी होगी उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। इसमें उल्टा होता है, dxy, dyz एंड dzx ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, और नीचे रहते हैं, क्लियर। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे थे, इसमें 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। तो 6 लिगेंड्स के कारण रिपल्शंस ज्यादा होंगी, इसलिए स्प्लिटिंग ज्यादा रहती है। तो आपको एक छोटा सा रिलेशन आएगा, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। ये क्वेश्चन आता है कि एनर्जी रिलेशन क्या होता है। टेट्राहेड्रल की जो एनर्जी होती है वो सिर्फ 4/9 टाइम्स होती है ऑफ एल ऑक्टाहेड्रल। राइट डाउन दिस रिलेशन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है वो सिर्फ 4 है, तो स्प्लिटिंग कम होगी, क्लियर। यहाँ पे लिगेंड 6 होते हैं, स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, क्लियर। ये सीएफटी यहाँ पे हमारी खत्म, और इसमें हमारा कुछ नहीं बचा। इसके क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे कैसे आते हैं, पहले वाला क्वेश्चन नहीं किया था, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना। जो स्क्वायर प्लेनर है उसका जो स्प्लिटिंग होती है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आईआईटी एडवांस के सिलेबस में है, वो हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। वो हम करेंगे हमारे जब एग्जाम्स होंगे, कॉम्पिटिशन की हम तैयारी करेंगे तब, ठीक है। ये मेंस तक लेवल, मेंस तक का मैं अब करा रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, राइट डाउन नेक्स्ट फैक्टर्स डिटरमिनिंग द मैग्नीट्यूड, फैक्टर्स डिटरमिनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द orbital splitting energy, delta orbital splitting energy। कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट H2O 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। कोबाल्ट H2O 6 2 पॉजिटिव, Which is more stable? एक में कोबाल्ट में चार्ज आया 3 पॉजिटिव, एक में कोबाल्ट में चार्ज आया 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना लिगेंड के लोन पेयर्स क्लोज आ पाएंगे, ठीक है, और उतनी ज्यादा इंटरेक्ट होंगे, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। और ये जो फैक्टर है ये बता रहा है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी तो ज्यादा होगी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। जितना पास आएगा उतनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा, इसका मतलब इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। और नेचर ऑफ लिगेंड, यहाँ पे हम लिगेंड चेंज लेते हैं। अगर मैं लिगेंड चेंज करता हूँ, एक तरफ मैं सिंगल लेता हूँ, एक तरफ मैं H2 लेता हूँ,
तो हमने क्या बताना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा, डेल्टा किस केस में ज्यादा होगा, साइन नाइन के केस में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, ठीक है। ये आंसर उसके बेस पे दोगे। तो सीएफसी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ लिगेंड, चार्ज आयन, ठीक है। तो 4 पॉइंट है टोटल, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। फर्स्ट नेचर ऑफ लिगेंड, फर्स्ट नेचर ऑफ लिगेंड, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करवा रहा, और आप लोग अगर थ्योरी लिखना चाहो बुक में से लिख सकते हो। वीक फील्ड लिगेंड जैसे कि वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, विल बी स्मॉल, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की एग्जांपल बता सकते हो आप लोग होगा सर, साइनाइड और कोई एग्जांपल, 3 एग्जांपल बताइए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, NO2 एंड CO, ठीक है, याद रखना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा विल बी हायर, एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल लिख लो Cn नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव, H2O जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में क्या क्या आएगा, मेनली NO2, Cn and CO, these are strong ligands। तो नेचर ऑफ लिगेंड पे ऐसे डिपेंड करता है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास आता है, क्लियर, इसलिए स्प्लिटिंग ज्यादा रहती है। इसको बच्चे नोट कर लो, थोड़ा सा मैं पास कराऊंगा, आप लोगों को करना है, ठीक है, नोट डाउन करना है, थोड़ा सा पास करूंगा ताकि खत्म कर दें इसको चैप्टर को। अब हम आगे चलते हैं, राइट ऑन सेकंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयंस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द मेटल आयंस, इसमें भी मैं थ्योरी नहीं लिखवा रहा आपको, ठीक है, सिर्फ समझाऊंगा, और इसका क्वेश्चन आता है बच्चे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। COH2O6 चार्ज 2 पॉजिटिव, COH2O6 चार्ज 3 पॉजिटिव, तो कोबाल्ट पे यहाँ पे चार्ज आएगा +3, क्योंकि वाटर पे चार्ज कितना होता है 0, ठीक है। और वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वा, ठीक है, हाइड्रोक्सी नहीं बोलते, हाइड्रोक्सी OH होता है ना। और वाटर अगर ऐसे लिखा है तब भी ये वाटर ही रहेगा, OH2 ऐसे लिखा भी आ सकता है, ठीक है। ये क्या है, वाटर ही है, एक्वा आएगा, हाइड्रोक्सी नहीं आएगा, ये 2 ध्यान रखना कहाँ लिखा हुआ, ठीक है। चलो अब ये तो मैंने बता दिया, ये आप लोगों की मिस्टेक थी कॉमन, तो वो थी। अब देखो इसमें +2 चार्ज आया कोबाल्ट पे, इसमें चार्ज आया +3, तो बच्चे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज कंसंट्रेटेड होगा, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दो लोन पे दो लिगेंड पे ज्यादा अटैक करेगा, और जितना ज्यादा अटैक करेगा उतना स्टेबल बॉन्ड बनेगा और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। मैं थोड़ी सी एक दो लाइन लिखवा देता हूं, राइट डाउन। Higher the ionic charge on the central metal ion, higher the ionic charge on the central metal ion, comma, greater the value of delta, greater the value of delta. Write down this example. Cobalt 3 positive complexes will be more stable than cobalt 2 positive complexes, right? Next point. Nature of the metal ion. Nature of the metal ion मतलब size. Third point. अगर चार्ज सेम है, जैसे कि निकल, प्लेटियम, प्लेटियम, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, जैसे ये 3D सीरीज, 3D, 4D एंड 5D। नीचे आते आते यहाँ पे साइज बढ़ता है, यहाँ पे साइज कांस्टेंट होता है बिकॉज ऑफ लेंथ इंटरेक्शन, ये आप लोगों ने पढ़ा डी ब्लॉक में, ठीक है। तो नीचे आते आते फिर भी ऑलमोस्ट साइज तो बढ़ता है, ठीक है।
और यहाँ पे AU का अगर साइज हो तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा, आपको पता होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी 5D सीरीज की ज्यादा होती है 4D से, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्योंकि यहाँ पे हमें इतनी यहाँ पे इसकी जरूरत थी, ठीक है, तो साइज कंपेयर करना था। अब नेचर एंड साइज ऑफ द मेटल आयन, इस पे कॉम्प्लेक्सिटी स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। जैसे मान लो मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स है, निकल Cl4 2 नेगेटिव आएगा और हमारे पास है PgCl4। कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? 2 पॉजिटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज, चार्ज सेम होगा, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा चार्ज सेम होगा, वो कहेगा इन दोनों में से स्टेबल कौन है ज्यादा, तो आप लोग चार निकालोगे, चार दोनों का सेम है, चार का रिलेशन विद इन द सेम मेटल आएगा, ठीक है, जैसे पिछला केस था कोबाल्ट वाला। तो फिर इसमें कैसे आता है क्वेश्चन? इसमें आपको क्वेश्चन आ गया, आपने देखना क्या, कैसे देखोगे आप? साइज देखोगे, साइज किसका बड़ा? इसका, जिसका साइज बड़ा होगा, ठीक है, उसकी 30 से लेके 50% तक जो क्रिस्टल स्पीडिंग होती है वो ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ हायर साइज जो हमारे लिगेंड्स होंगे वो ज्यादा अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है, ज्यादा अप्रोच करेंगे तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, इस कारण नीचे आते आते क्रिस्टल स्प्लिटिंग बढ़ती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल नोट कर लेना, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट, ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ज्योमेट्री से मतलब है कि स्प्लिटिंग कौन सी कर रहे हैं, ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स कौन सा है, पॉइंट नंबर 6 का है, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 4, राइट। और हमें पता है ज्योमेट्री पे ये चीज डिपेंड करती है कि जो टेट्राहेड्रल की एनर्जी होती है दैट इज ओनली 4.9 टाइम्स ऑफ ऑक्टेट। नोट डाउन दिस, this topic is over. Now the next topic is very very interesting topic, आप लोग बहुत मजा आएगा पढ़ के, ठीक है, काफी कुछ पता लगेगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ आ जाता है तो आप लोग कॉम्प्लेक्सिटीज के कलर देख के बता सकते हो, आप लोगों को याद नहीं करने पड़ते, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज ऐसे हैं जिसके डायरेक्टली कलर्स जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन में कलर की फॉर्म में देता है दिस कलर कॉम्प्लेक्स, है ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्लियर। तो कलर कैसे पता करते हैं देखो। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। कलर कैसे पता लग सकता है हमें? हम तो सिर्फ ये बता सकते थे, डी ब्लॉक जब हमने किया है ना, तब आप लोग ये कैपेबल थे कि आप क्या बता सकते थे कि कंपाउंड कलर होगा या कलरलेस होगा, है ना, कलर तो नहीं बता सकते थे। यहाँ पे आके हम कलर भी बता सकते हैं, ऑलमोस्ट यू कैन प्रेडिक्ट द कलर, ठीक है, ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स। कैसे? हाउ? उसके लिए एक सर्कल बनाना पड़ेगा, तो बता सकते हैं इसमें क्या होने वाला है, इसमें बनेगा कलर व्हील। क्या बनेगा? कलर व्हील। उसमें क्या होता है? कोई बता सकता है इसमें क्या होने वाला है? इसमें व्हाइट लाइट को हम स्प्लिट करते हैं, ऐसे, ठीक है, और व्हाइट लाइट को स्प्लिट करके व्हाइट इसकी वेवलेंथ लिखते हैं। वॉयलेट की वेवलेंथ जो होती है ना 380 के अराउंड होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ऐसे करके लिखूंगा 400, और रेड की होती है 800 780 समथिंग लाइक, ठीक है, और यहाँ पे जो वेवलेंथ आएगी वो होती है बच्चे 450 या 430, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये गैप ज्यादा ये होती है 490, यहाँ पे जो होती है ये होती है 650, यहाँ पे होती है 600, और एक पॉइंट बचा हमारे पास दैट इज 560। ये जो मैंने लिखा, क्या लिखा? वेवलेंथ, ठीक है। ये वेवलेंथ आपको याद नहीं करनी, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए 400 से लेके आप लोग पढ़ते आ रहे हो 400 से 700 तक होती है, वॉयलेट स्टार्ट फ्रॉम 400 टू 700, 400 टू 700, ये पता ना, दैट्स इनफ, ठीक है। और ये लास्ट इसकी जो रेड की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 800 तक होती है, ठीक है। तो इससे हमें कलर कैसे पता लगेगा? लेट अस सपोज हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें जब व्हाइट लाइट स्ट्राइक करेगी तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होएगा वो एक्साइट हो सकता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में क्या होता है,
जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो d ऑर्बिटल रीजनरेट होते हैं, है ना। और तीन, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 3 ऑर्बिटल नीचे 2 ऑर्बिटल ऊपर, लाइक दिस। दो ऑर्बिटल ऊपर और 3 नीचे, ऐसे होता है। तो जब ऐसे होएगा तो फिर क्या होएगा, अगर मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो जब व्हाइट लाइट इस पे स्ट्राइक करेगी और उसमें से पर्टिकुलर वेवलेंथ उठा के वो ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन और वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लो रेड लाइट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, हम इसको रेड से लिखते हैं और ग्रीन हमारे पास है, चलो कोई रेड लाइट जो है वो क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है। तो दिखेगा कलर कौन सा दिखेगा कॉम्प्लेक्स का, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा ग्रीन, ठीक है, कौन सा दिखेगा, ग्रीन। क्लियर। तो जौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप लोगों को दिखाई देगा। क्लियर। इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे 3 to 4 लाइंस, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इसकी एग्जांपल लिखते हैं, राइट डाउन। द विजिबल लाइट को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखो व्हाइट लाइट। द विजिबल लाइट as we know is a mixture of radiations of many wavelengths, full stop। When some of these wavelengths are removed from a beam of white light by passing the light through a sample, sample का मतलब है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, लिख सकते हो। then the transmitted light is no longer white। एग्जाम्पल के तौर पर यही लिखेंगे, अगर रेड लाइट जॉब हुआ तो ग्रीन दिखेगा, राइट डाउन फुल स्टॉप के बाद। फॉर एग्जाम्पल इफ रेड लाइट यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिख लो लॉन्ग लैम्डा लिख लो, ठीक है, लॉन्ग लैम्डा इज एब्जॉर्ब फ्रॉम व्हाइट लाइट, कॉमा, then it appears to us to be this, green। Thus red and green are complementary colors। अब हम एक और जीती जाती एग्जांपल करेंगे, ठीक है। ये कलर भी हमारे सामने बना रहेगा इसी तरह, ताकि हम कुछ देख सकें, है ना। जैसे हमारे पास बच्चे कॉम्प्लेक्स है ये टाइटेनियम H2O 6 3। अभी आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया कलर्स में, फिर भी आप इतना जरूर बता सकते हो कि ये कंपाउंड कलर्ड है या कलरलेस, है ना, डी ब्लॉक से। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की 4s0 3d1। अब जो डी में 1 इलेक्ट्रॉन है उसको हम CFT के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास इसने थोड़ा शॉर्ट में किया, मैं भी ऐसे कर देता हूँ, जैसे ये ग्राउंड स्टेट ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, यहां आगे सीधा, समझिए ना। और उसके बाद जब एनर्जी हम देंगे इसको, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो, ठीक है, तो क्या होगा, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इतनी व्हाइट लाइट से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर, है ना। यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, T2G Eg, T2G1 Eg0। इधर T2G वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, T2G एंटी हो गए, है ना। T2G समझते हो, Eg1, ठीक है। जिसको जो समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद बाकी देखो, इधर यहां से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर,
समझ आया? और ये कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा तभी ऊपर जाएगा, कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, है ना, तभी ऊपर जाएगा। और माप इसकी कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं? इसकी जो वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ होती है 510 नैनोमीटर, है ना। 510 नैनोमीटर कहाँ आएगा? यहाँ पे 560 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं, है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में कलर लिखते हैं कि कौन सा कलर देते हैं। अभी आपको कुछ नहीं लिखना, लाइट राइट डाउन, अब लिखना है in this complex the metal ion has D1 configuration. The metal ion has D1 configuration. When white light passes through the complex, comma, the electron get excited from the lower set of orbitals, that will equal T2G, to one of the higher set of orbitals, write down EG. This may be expressed as T2G1 EG0, like this. T2G0 EG1. This may be expressed as this. उसके बाद आपको ये लिखना है सारा, दोबारा लिख लेना है, ठीक है, ये चीज दोबारा लिख लेना, ये कर दो नोट सारा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उसके बाद लिखो द एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन corresponds to green and yellow, थोड़ा सा इसका मिक्सचर रहेगा ना, green and yellow lights which are absorbed from the white light, comma, while the blue and red portions ये ऐसे जाएगा ना, ठीक है, while the blue and red portions are emitted, full stop। उसको देखो, the solution of complex this therefore looks purple, ठीक है बच्चे। अब हम और क्या कर सकते हैं, देखो जब हमें वेवलेंथ पता होगी वी कैन आल्सो कैलकुलेट एनर्जी। अगर हमें वेवलेंथ पता है, जैसे इस केस में 510 होती है, तो इससे मैं इजीली क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग निकाल सकता हूं, E = hc/λ, ठीक है। तो thus वी कैन कैलकुलेट एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ एनर्जी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। यहाँ पे मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जब मुझे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होएगा तो एनर्जी क्या होएगी? एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड लैम्डा विल बी शॉर्टेस्ट। वेवलेंथ क्या रहेगी? शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है इस केस में? वॉयलेट, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होएगा वो कौन से कलर के होंगे? येलो कलर के, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग ये लिखो वी कैन कैलकुलेट crystal field splitting energy, फॉर एग्जांपल ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में वेवलेंथ कितनी थी, एनर्जी का फॉर्मूला ये लगाते आ जाएगा, हम निकाल लेंगे इनकी। अब बारी आती है क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है ऐसे, इसने कौन सा दिया है? कोबाल्ट के साथ दिया, देखो कोबाल्ट H2O6 3 positive, cobalt NH36 3 positive, cobalt CN6 3 positive। इसकी जो वेवलेंथ रहेगी, इसमें आपको सिर्फ इतना बताना है कि किसकी वेवलेंथ कम होगी, किसकी वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं सिर्फ वो पता होने चाहिए कहां पे, ठीक है।
वाटर सबसे पहले होता है, वाटर के बाद NH3 होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है साइनाइड, इन तीनों में से, राइट। तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग स्पीड एनर्जी इसमें, ठीक है, डेल नॉट का ऑर्डर। डेल नॉट इसमें क्या रहेगी, जैसे बुक में लिख रहा हूं उस लैंग्वेज में लिख रहा हूं, आपको ज्यादा समझ आएगा। इसमें इसके केस में डेल नॉट स्मॉल रहेगी, ठीक है, इसके केस में इंटरमीडिएट और इसके केस में लार्ज, ठीक है। वेवलेंथ, इसके केस में जो वेवलेंथ होगी लाइट की, वो एब्जॉर्ब जो होगी वो हाई होगी या लार्ज होगी, इसमें केस में अगेन इंटरमीडिएट, और इसके केस में वेवलेंथ जो होगी वो स्मॉल होगी। डेल नॉट स्मॉल है, ठीक है, तो वेवलेंथ लार्ज है, लार्ज वेवलेंथ रेड की होती है, ठीक है। तो इसका जो कलर आने वाला है वो आने वाला है, ये कलर एब्जॉर्ब करता है, देखो ये वीकेस्ट नहीं है, H2O वीकेस्ट नहीं है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी आगे तक जाती है, मतलब कि ये जो कलर एब्जॉर्ब करेगा ये करेगा ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब, कलर एब्जॉर्ब, कलर ट्रांसमिटेड। यहां पे से नीचे कलर ट्रांसमिटेड लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता रहा हूं। कलर एब्जॉर्ब जो होगा इसमें ऑरेंज होएगा, ठीक है, और जो कलर ट्रांसमिट होता है वो होता है ब्लू। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स वाटर वाला क्या रहने वाला है, ब्लू। इंटरमीडिएट के केस में आप लोगों को कुछ याद नहीं रख सकते, ठीक है, ब्लू येलो ऑरेंज, ब्लू येलो ऑरेंज। इसके केस में आप डैम श्योर होकर बता सकते हो, क्यों, बिकॉज यहां पे रेड यहां पे वायलेट, स्मॉल वेवलेंथ, सबसे स्मॉल वेवलेंथ वायलेट, कलर कौन सा, येलो, ठीक है। तो कलर एब्जॉर्ब कौन सा होगा, वायलेट, और दिखेगा कौन सा, येलो। इसका बच्चे क्वेश्चन जब आएगा ना, आपको ये चीज नहीं पूछेगा वो, ठीक है, वो आपको इसका पूछ सकता है कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ठीक है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं समझ आएगा वैसे दोबारा पूछ लेना, और वीडियो आप जरूर देख सकते हैं 2 बार, ठीक है।